हाँ, ये LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण। अब यहाँ आज हम लोग डिस्कस करेंगे या देखेंगे कि जो विद्यार्थी बीपीएससी या सीडीपीओ की परीक्षा देने वाले हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी LSW विषय से कर रहे हैं, उनको कैसे इस पेपर को आसानी से तैयारी करना चाहिए और किस तरह से अरेंज करके पढ़ना चाहिए ताकि उनको ये लगे कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर भी ज्ञान का स्तर हमको ज़्यादा हो रहा है। यानी कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे हम ले सकते हैं इस पेपर में। तो हम जानते हैं कि LSW में दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 से 6 क्वेश्चंस करते हैं और 6 क्वेश्चंस में 6 प्रश्न करते हैं खंड 1 से, और इसमें 3 का आंसर करना होता है। इसी तरह पार्ट 2 में 6 क्वेश्चंस रहते हैं और 6 क्वेश्चंस में 3 का आंसर करना रहता है। यानी टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे और 12 में 3 और 3 दो पार्ट से हमको 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। अभी तक कोई ऐसा अनिवार्य प्रश्न के रूप में नहीं है। यहाँ यही अनिवार्य है कि आपको हर खंड से 3-3 क्वेश्चन का जवाब देना है। अब यहाँ जो हमारे बीपीएससी के विद्यार्थी हैं, बीपीएससी में जो ये LSW विषय लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक का अरेंजमेंट किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से सजाना चाहिए ताकि उनको कम मेहनत करना पड़े और कम मेहनत में वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखेंगे और उसके बाद पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में जब आप सिलेबस देखिएगा कि क्या क्या पढ़ना है, तो हम देखते हैं कि 11 श्रम कानून पढ़ना है। 11 श्रम कानून पढ़ना है। 11 श्रम कानून के अलावा एक चैप्टर जो है वो है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, बिहार में श्रम प्रशासन की। बिहार में श्रम प्रशासन एक चैप्टर है जो ILO से संबंधित है, भारतीय श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। एक चैप्टर है लेबर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में श्रम। भारतीय संविधान में श्रम, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग लेबर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान। तो एक चैप्टर ये पढ़ना है और एक चैप्टर है जिसमें हमको ये देखना है कि लेबर लॉ क्या होता है, लेबर लॉ पारित करने की, श्रम विधान पारित करने की क्या आवश्यकताएं थी, नीड्स या नेसेसिटी क्या था, ये लेबर लॉ कितने तरह के होते हैं, इसका वर्गीकरण प्रकार, ये इससे लेबर लॉ का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स, भारत में श्रम कानून का इतिहास क्या है, हिस्ट्री,
ऑफ लेबर लॉ इन इंडिया। तो ये हमारे टोटल चैप्टर्स अगर देखा जाए तो 15 दिखाई देता है। 11 श्रम कानून, एक बिहार में श्रम प्रशासन, एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एक भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान, और एक जो है चैप्टर वो है कि श्रम कानून किसे कहते हैं, श्रम कानून कितने तरह के होते हैं, श्रम कानून पारित करने की आवश्यकता क्या हुई, श्रम कानून के सिद्धांत क्या हैं, भारत में श्रम कानून का इतिहास क्या है। अब अगर ओवरऑल देखिएगा तो सब मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि किसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह जो हमारा 11 श्रम कानून होते हैं ये हमेशा चेंज होते हैं, अमेंड होते हैं, यानी संशोधित होते रहते हैं। तो आप अद्यतन अप टू डेट तभी रहिएगा जब संशोधित लिखे, यानी अद्यतन प्रावधान अप टू डेट प्रोविजन लिखने पर ही मार्क्स आते हैं। आज से 20 साल पहले किसी भी कानून में जो प्रावधान था उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया, तो यह परिवर्तनशील है, यानी कि आपको अप टू डेट आप हैं इस चीज को बताएगा। तो इस आधार पर 11 श्रम कानून में जो मार्क्स होते हैं वो सबसे अधिक मिलते हैं। इसके बाद इनका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है ये 3 टॉपिक का ये बराबर होता है, और सबसे कम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो इस टॉपिक में मिलता है। तो यहां हम लोग कौन सा टॉपिक करें इसको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। परीक्षा में 6 क्वेश्चन आता है, 3 लिखना है, तो वैसी स्थिति में यह स्ट्रेटजी होना चाहिए, रणनीति होनी चाहिए कि हम 3 जो क्वेश्चन करें वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसमें ज्यादा प्रतिशत मार्क्स आता हो। तो उसमें आप देखिएगा कि 11 लेबर लॉ में परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज्यादा आते हैं, और ये 3 चैप्टर जो है अगर इसमें 11 लेबर लॉ नहीं लिख पाते हैं तब ये 3 जो है वह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसमें सबसे पुअर मार्क्स आते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको भी अटेम्प्ट करते हैं। अब यहाँ ये सोचना है कि हमको 6 क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 ही लिखना है, तो अगर इसमें से 1 रख दें, इसमें से 1 रख दें, 2 रख दें यहाँ और 1 यहाँ रख दें, तो 3 अगर क्वेश्चन यहाँ से रख देते हैं तभी भी लेबर लॉ से 3 क्वेश्चन आ जाता है। फिर भी अगर डर है कि कहीं इससे भी 1 क्वेश्चन कर दिया, यानी 1, 2, 3 इससे कर दिया और इससे भी 1 कर दिया, 4 क्वेश्चन कर दिया, तब क्या होगा, यानी 3 क्वेश्चन इससे कर दे और 1 क्वेश्चन इससे कर दे, तो हमको सेफ साइड में क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 11 लेबर लॉ पढ़िए, उससे 3 क्वेश्चन अगर आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो इसको कर लीजिए सेकंड स्टेज पर, द्वितीय स्तर पर इसको भी कर लीजिए, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो अगर इस तरह का स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो कभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और वैसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठने की संभावना, आने की संभावना रहती है। तो पहला स्ट्रेटेजी होता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से संबंधित, कि हम किस प्रश्न का चयन करें। तो इसके लिए मेरी सलाह है कि आप जो है इस प्रश्न, इससे संबंधित जो प्रश्न है वह पहला अटेम्प्ट कीजिए, और जब प्रॉब्लम है इससे नहीं 3 आ रहा है, प्रश्न पत्र में नहीं है 3, तब आप इसको जा सकते हैं। तो अब इस 11 श्रम कानून से 3 प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, इसकी अगर समीक्षा करना है तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देखिए। अगर विगत वर्षों में
इन 11 श्रम कानून पर 3 प्रश्न अगर आ रहे हैं तो यह समझिए कि भविष्य में भी 3 आएंगे। तो ये पहला स्ट्रेटजी कि प्रश्न का चयन, कि कौन से प्रश्न का चयन करें जिससे कि हमको सर्वोच्च अंक आ सके। अब है कि ये सारा जो है इसमें परिवर्तन की कहीं संभावना नहीं रहती है, या परिवर्तन भी होता है तो बहुत न्यूनतम स्तर पर। इस पर तो परिवर्तन नहीं है कोई। लेबर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा तब तक चेंज नहीं हो सकता है। लेबर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कभी कभी थोड़ा बड़ा चेंज हो जाता है, वो रेयर फिनोमेना है। ILO में कोई परिवर्तन नहीं, उसके स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं, उसका सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं, ये सब। लेकिन ये इसमें जो है रेगुलर चेंज आता है, तो जो रेगुलर चेंज आता है उसमें मार्क्स आने की संभावना ज्यादा रहती है। अब यहां दूसरा कि अगर लेबर लॉ हम पढ़ रहे हैं तो 11 लेबर लॉ की पढ़ाई का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। 11 श्रम कानून जो है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमको 11 लेबर लॉ पढ़ना है। तो अब यहां देखना है कि हम ऐसी चीज को पहले पढ़ें जिससे थोड़ा ज्ञान हो, और उसके बाद वैसे टॉपिक को पढ़ें जिसको पढ़ते समय लगे कि पिछले ज्ञान का यहां उपयोगिता है। तो अगर हमको 10% ज्ञान मिला, अगला टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसमें लग रहा है कि इस 10% का 5% ज्ञान की उपयोगिता यहां है, तो वो क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको कैसे पढ़ना है, लेबर लॉ जो पढ़े तो किस सीक्वेंस में पढ़े, किस क्रम में पढ़े, ताकि हमको पढ़ने के दौरान वो विषय आसान लगे। तो सबसे पहले 11 जो श्रम कानून है, इस 11 श्रम कानून को, 11 श्रम कानून या विधान है, इस 11 श्रम कानून को देखेंगे, इसकी प्रकृति को देखेंगे, नेचर को देखेंगे। तो उसमें कुछ कार्य की दशा से संबंधित है जिसको संरक्षात्मक या कार्य की दशा अधिनियम कहते हैं। कुछ मजदूरी से संबंधित है जिसको भी संरक्षात्मक या मजदूरी अधिनियम कहा जाता है, और कुछ सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड है। तो अब कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है फर्स्ट स्टेज में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को पढ़ना है। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पर जब जाइएगा तो उसमें 4 सामाजिक सुरक्षा अधिनियम BPSC और CDPO के एग्जाम के लिए रखा गया है सिलेबस में। तो अब उसको कैसे पढ़ें, उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो पहले हम एक क्लियर किए कि 11 श्रम कानून पढ़ेंगे, उसके बाद ILO, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट में हम अगर जरूरत है या इच्छा है पढ़ने का तो लेबर लेजिस्लेशन के से रिलेटेड जो पढ़ें इंफॉर्मेशन वो पढ़ लेंगे। अब यहाँ 11 लेबर लेजिस्लेशन में जो है उसमें पहला प्रकार बताया कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम टोटल आपको 4 अधिनियम दिया गया है, टोटल 4 एक्ट आपको है, 4 अधिनियम है। अब इसको कैसे अरेंज करें, तो इसका अरेंजमेंट होगा कि सबसे पहले हमको पढ़ना होगा एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम, ये 1923 का है।
ये 1961 का है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। जैसे ये दोनों कानून पढ़ लेंगे और जब हम तीसरा कानून पढ़ने जाएंगे तो अपने आप लगेगा, आप जो विद्यार्थी हैं वो खुद पढ़कर देखेंगे कि अपने आप लगेगा कि हम बहुत कुछ इस कानून का जानते हैं, उस कानून का बहुत कुछ जानते हैं, और थोड़ा जो अंतर है नहीं जानते हैं उसको जान लेंगे तो थोड़ा सा अंतर केवल जानेंगे तो पूरा ये कानून पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। और तब डी पर हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, उपादान भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, उपादान भुगतान अधिनियम 1972। तो हमारा पहला स्ट्रेटेजी हम लोग देखें कि 11 श्रम कानून पढ़ेंगे और 11 श्रम कानून 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, और उस तीनों कैटेगरी में पहला जो कैटेगरी होगा वो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का होगा, जिसमें 4 एक्ट है, अधिनियम है, और चारों अधिनियम के यहाँ नाम है, और इनका भी क्या है सीक्वेंस दिया गया है कि इसी सीक्वेंस में अगर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हम कम मेहनत में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अभी तो जैसे लागू हो जाएगा तो इसी 4 अधिनियम को कंबाइंड करके, और कुछ है उसमें प्रोविडेंट फंड को भी कंबाइंड किया है, और कंबाइंड करके सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया गया है 2020, जो कि अभी लागू नहीं है। अगर यह लागू हो भी जाए तो फिर से उस कोड को जब पढ़ने लगेंगे तो इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, इसलिए कि ये सब का अलग अलग चैप्टर में इनका विवेचना किया गया है, अलग अलग वहां भी चैप्टर दिया गया, उस कोड में अलग अलग चैप्टर दिया गया है, तो वहां भी हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, यानी इस सीक्वेंस को हम लोग कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब है दूसरा जो कानून है उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव या वेज लेजिस्लेशन। तो यहां अगर हम प्रोटेक्टिव की बात करें, प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन की बात करें तो प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन 2 तरह के हैं। प्रोटेक्टिव लेबर लॉ या लेबर लेजिस्लेशन, संरक्षात्मक श्रम कानून या श्रम विधान, 2 तरह के हैं। एक वेज से रिलेटेड है और दूसरा वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। पहला मजदूरी से संबंधित है और दूसरा कार्य की दशा से संबंधित है। अब मजदूरी से संबंधित 3 एक्ट है, अधिनियम है, और कार्य की दशा पर 4 अधिनियम पढ़ना है। तो अब ये 3 अधिनियम को कैसे पढ़ें, किस सीक्वेंस में पढ़ें? तो पहला इसमें पढ़ेंगे हम लोग मजदूरी भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मजदूरी भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। दूसरा पढ़ेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेज एक्ट। जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पढ़ेंगे तो वहां दिया है कि एप्लीकेशन इन बिहार, यानी या इम्प्लीमेंटेशन इन द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार राज्य में इसके कार्यान्वयन। तो बिहार राज्य में उसको कार्यान्वित कौन करता है तो वो तो हम सब जानते हैं, या जब पढ़ेंगे तो टोटल क्लियर हो जाएगा। लेकिन
उसका वेज रेट हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो बिहार में दो समय, एक इन द मंथ ऑफ अप्रैल माह में, और दूसरा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर महीना में बिहार सरकार न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित रिवाइज करती है। तो जब एग्जाम पड़ेगा उसके पहले देख लेंगे कि अक्टूबर अभी गुजरा है, बीता है, कि अप्रैल बीता है। जैसे अगर मई से लेकर के अगस्त सितंबर तक एग्जाम हो रहा है तो अप्रैल वाला ही चलेगा, और अक्टूबर ऑनवर्ड एग्जाम हो रहा है मार्च तक, तो फिर से अक्टूबर वाला वेज रेट लिखेंगे। तो जो पिछला अक्टूबर या पिछला अप्रैल में जो न्यूनतम मजदूरी फिक्स है उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देंगे। तो वहाँ हम लोगों को थोड़ा सा बिहार सरकार का ये गजट नोटिफिकेशन होता है और ये अवेलेबल रहता है साइट पर, लेबर डिपार्टमेंट के साइट पर अवेलेबल होता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। समान पारिश्रमिक अधिनियम, तो इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ये सरकार जो है अभी क्या की है कि ये तीनों कानून को मर्ज करके और कोड ऑन वेजेस बनाई है, कोड ऑन वेजेस बनाई है 2019 में। ये अभी लागू नहीं है। अगर लागू हो भी जाता है तो इसके प्रावधान में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, बहुत कम चेंज आएगा। यानी समझिए कि 2-3% ही परिवर्तन आएगा, या 5% मानिए, 5% ही इस पिछली पढ़ाई का परिवर्तन आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो तुरंत उसको उपलब्ध कराया जाएगा कि क्या चेंज आया। तो एक अमेंडमेंट का क्लास हो जाएगा कि किस कानून में क्या अमेंडमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट आया, उसका भी क्लास किया जा सकता है। तो इस तरह पढ़ेंगे। ये चूंकि लागू नहीं है तो ये पहले वाला ही कानून पढ़ेंगे, और अगर लागू हो जाएगा तो पहले वाला में क्या परिवर्तन आ गया, तो 1-2 जगह परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को जैसे लिख देंगे वो भी इसी नया कोड के अनुरूप हो जाएगा। जो तीसरा कैटेगरी का हमारा है, जिसमें 4 वर्किंग कंडीशन की बात किया गया, इसमें आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए यह भी जानने की जरूरत है। इसके सीक्वेंस में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना चाहिए फैक्ट्रीज एक्ट, कारखाना अधिनियम पढ़ना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट, उसके बाद हम लोग को पढ़ लेना चाहिए बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स का एक्ट, बीड़ी एंड सिगार, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये पढ़ना चाहिए। इसके बाद सी में हम लोगों को बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पढ़ना चाहिए, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, और तीसरा पढ़ना चाहिए बाल एवं किशोर श्रमिक, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये पढ़ना चाहिए। तो इस सीक्वेंस में अगर पढ़ेंगे तो जैसे फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ लेंगे और उसके बाद जैसे आगे पढ़ना लगेंगे कुछ नहीं लगेगा कि एकदम नथिंग, कुछ नहीं है, एकदम हल्का हो गया। 10% 15% मेहनत पर हमको टोटल आउटपुट आ जाएगा। अब जो लेटेस्ट सरकार ने जो स्टेप लिया है
वो क्या किया है कि ये दोनों कानून को अन्य कानून के साथ मिला करके संहिता बनाई है। इस दोनों कानून को एक साथ मिलाई है और उसको रखी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कार्य की दशा संहिता 2020 में इसी दो कानून को रखा गया है। आज भी ये दो कानून स्वतंत्र है, यानी कि जो पहले हम पढ़े हैं अगर संशोधन है तो हम संशोधन करके पढ़ लेंगे, अगर नहीं हुआ है तो एज इट इज ये कानून आज भी लागू है। अब है कि चूंकि ये संहिता लागू नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, ये पूर्ववत हम लोग पढ़ लेंगे। जिस दिन संहिता लागू होगा उस दिन इसमें क्या थोड़ा मोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्या चेंज आएगा उसको हम देख लेंगे, इसमें क्या चेंज आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो अगर इस सीक्वेंस में पढ़ा जाए तो आपका फर्स्ट पार्ट बहुत आसान हो जाएगा, और जैसे एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वैसे लगेगा कि हम बहुत कुछ पहले से जानते हैं, ये केवल ट्यूनिंग हमारा हो रहा है। तो ये सलाह है कि आप कोशिश कीजिए कि सीक्वेंस में पढ़ें। 11 लेबर लॉ के बाद आपको जो सीक्वेंस था 2, 3, 4 का, उस सीक्वेंस में आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। यही रणनीति फर्स्ट पार्ट में बनाइएगा। अब हमारा जब सेकंड पार्ट आता है तो सेकंड पार्ट में भी स्ट्रेटजी बनाने की बात आती है कि सेकंड पार्ट में हम कैसे पढ़ें। इसमें भी सेकंड पार्ट में भी 6 क्वेश्चन है और इस 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का हमको जवाब देना होता है, आंसर करना होता है। अब ये सेकंड पार्ट में 6 क्वेश्चन जो आते हैं ये फर्दर 2 पार्ट है। एक औद्योगिक संबंध का एस्पेक्ट है, औद्योगिक संबंध का पहलू है इसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एस्पेक्ट है, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी एंड प्रॉब्लम, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स। यहां कोई कंपल्सन नहीं है कि दोनों पार्ट में से, ये 2 पार्ट में इंडस्ट्रियल रिलेशन है या सोशल इश्यूज है, आप इसमें से भी 2 कीजिए या 1 कीजिए, इसमें से 1 या 2 कीजिए, यहाँ कोई कंपल्सन अनिवार्यता नहीं है। पार्ट 2 जो है उसमें 6 क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन औद्योगिक संबंध से रहेगा उससे संबंधित, और कुछ क्वेश्चन सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समस्या से रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 6। उस 6 क्वेश्चन में से हमको 3 का जवाब देना है, और यह कहीं बैरियर नहीं है कि हमको किसका जवाब देना है। अब यहां देखिएगा कि इसका ये जो पार्ट होता है उसमें 2 कानून है पढ़ना, और हम लोग पार्ट 1 में देख लिए थे कि कानून में मार्क्स ज्यादा आता है। तो अगर वो प्रश्न कर दिया तो उसको हम लोग पहले अटेम्प्ट लेंगे, और नहीं किया तो हम बाद में दूसरा अटेम्प्ट लेंगे। अगर उस पर क्वेश्चन कर दिया 1 या 2 तो हम लोग 2 अटेम्प्ट उसको ले लेंगे, और नहीं किया तब हम लोग दूसरे को अटेम्प्ट लेंगे। अब इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या है, पहले हम लोग इसको देख लें। पहला है इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध क्या है,
औद्योगिक संबंध का विस्तार क्षेत्र क्या होता है, औद्योगिक संबंध की पहलू क्या है, औद्योगिक संबंध पर नई आर्थिक नीति जो 1991 में लागू हुआ उसका क्या प्रभाव देखा जा सकता है, और भारत में औद्योगिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, उसको कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस पॉलिसी इन इंडिया, भारत में औद्योगिक संबंध नीति। तो ये सब टॉपिक है। दूसरा है औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवाद क्या है, मीनिंग, डिफिनीशन, कंसेप्ट, अर्थ, परिभाषा, अवधारणा। औद्योगिक विवाद के क्या कारण होते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद यहीं पे हम लोग देखेंगे मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक विवाद समाधान के तरीका। मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक विवाद समाधान का तरीका देख लेंगे। जैसे तरीका जब देख लिए तब जो पढ़ेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, वो हमारे लिए हो जाएगा बहुत आसान। इसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जब पढ़ेंगे, मेथड पढ़ने के बाद, तो ये एक्ट हो जाएगा बहुत आसान समझने का। अब जब ये पढ़ लिए तब हम लोग चलेंगे ट्रेड यूनियन पर। ट्रेड यूनियनिज्म, श्रम संघ क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, श्रम संघ का उद्देश्य क्या होता है, श्रम संघ का तरीका क्या होता है, श्रम संघ के प्रकार क्या होते हैं, श्रम संघ प्रतिद्वंदिता क्या होती है, श्रम संघ कितने तरह के होते हैं, श्रम संघ नेतृत्व क्या है, श्रम संघ की मान्यता क्या होती है, यानी ट्रेड यूनियन, मीनिंग, डिफिनेशन, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, मेथड्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस राइवलरीज, ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, ट्रेड यूनियन लीडरशिप, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, भारत में श्रम संघ आंदोलन, इसका इतिहास पढ़ना है। भारत में श्रम संघ आंदोलन का इतिहास। और इसके जस्ट बाद छठा टॉपिक हम लोग देखेंगे, ये होगा ट्रेड यूनियंस एक्ट, श्रम संघ अधिनियम 1926, ट्रेड यूनियंस एक्ट। तो ये हमारा ये पार्ट यहाँ तक हुआ। फिर से इसके आगे क्या पढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच में एक जानकारी कि यह जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, श्रम संघ अधिनियम, श्रम औद्योगिक विवाद अधिनियम है, और दूसरा ये ट्रेड यूनियंस एक्ट है, श्रम संघ अधिनियम है। तो 3 और 6 ये दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। एक साथ जोड़ा गया कहाँ, तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में, जो कि अभी लागू नहीं है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में इस 2 कानून को, इसको और इसको एक साथ रखा गया है। तो जब लागू होगा देख लिया जाएगा कि लागू होने के बाद ट्रेड यूनियंस पर क्या, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में क्या चेंज आ गया और ट्रेड यूनियंस एक्ट में क्या चेंज आया। लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं है, केवल थोड़ा मोड़ा चेंज है, समझे, तो उसको देख लेंगे। अब इसके बाद छठा के बाद हम लोग 7वां में चलेंगे। इधर सातवां टॉपिक है
वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, इसको जब पढ़िएगा तो याद रखना चाहिए कि इस पर टोटल 3.5 क्वेश्चंस बनते हैं। उसी क्वेश्चंस को, प्रश्न को वह पूरा घुमा करके और अलग अलग तरह से बना देगा। लेकिन क्वेश्चन 3.5 ही उस एरिया के हैं। एक है कि ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है कि स्कीम, तीसरा है भारत में उसके कंडीशन, सक्सेस है या फेल है, और एक है लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, हाफ। तो इस तरह से ये इतना ही क्वेश्चन बनता है। उसी क्वेश्चन को वो रोटेट करके पूछता है, घुमा करके पूछता है। 8वां जो है वो कोड, 2 संहिता पढ़ना है। एक है उद्योगों में अनुशासन संहिता, कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। दूसरा है अंतर संघीय आचार संहिता, इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये 2 कोड पढ़ना है। अब इसमें जब देखा जाता है, जब इसका आप एनालिसिस कीजिएगा तो देखिएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 3 और ये 6 ट्रेड यूनियंस एक्ट, ये दोनों एक्ट है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर इस दोनों पर क्वेश्चन है, पहले हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। और उसके बाद जो है, जो बच गया 1, 2, 4, 5, 7 और 8, इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे ज्यादा मार्क्स फेचिंग होता है, उसके बाद इस सब में मार्क्स आते हैं। तो ये हमारा इस पार्ट 2 का ए सेक्शन था। अब चलते हैं बी सेक्शन में। इसका पार्ट 2 का बी सेक्शन जो है, उसमें है सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल प्रॉब्लम। इसमें 2 पार्ट है। एक है सोशल सिक्योरिटी का, सोशल सिक्योरिटी एक जनरल है और एक बिहार के लिए है। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जनरल पढ़ लेंगे। और बिहार में कौन सी योजनाएं हैं, जैसे जनरल पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ेंगे, और कुछ सामाजिक सुरक्षा योजना है जो बिहार सरकार की है, तो केवल बिहार सरकार की उन योजना को पढ़ ले तो सामान्य हम पढ़ेंगे और उसी में वो जोड़ देंगे तो बिहार का हो जाएगा। जैसे केंद्र सरकार का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो केंद्र सरकार का है, बिहार में भी लागू है, पढ़ लेंगे। लेकिन लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, ये बिहार सरकार का है, तो बिहार सरकार का जो योजना है उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। और ये जनरल के साथ बिहार का केवल योजना, स्कीम, ओनली स्कीम, केवल योजना को हम पढ़ लेंगे। अगर बिहार से संबंधित क्वेश्चन करता है तो जनरल को इसके साथ जोड़ देंगे, बिहार का हो जाएगा। क्योंकि जो केंद्र सरकार का है वो भी लागू है और साथ में बिहार सरकार का अपना भी लागू है, तो ये कर देंगे। इसमें जो क्वेश्चन देखते हैं तो एक पार्ट होता है सामाजिक सुरक्षा देने का क्या तरीका है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या प्रभाव है, उद्देश्य है, महत्व है, लाभ है, ये सब, और तीसरा पूछता है कि सामाजिक सुरक्षा देने की क्या व्यवस्थाएं हैं, यानी कि वही स्कीम चाहे लॉ, तो वो क्वेश्चन करता है। अब इधर जब जाएंगे सोशल प्रॉब्लम्स की जब बात करेंगे तो इसके साथ सोशल प्रॉब्लम्स भी है। बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जैसे वेश्यावृत्ति है, वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन है, भिक्षावृत्ति है, बेगरी है,
मद्यपान है, अल्कोहलिज्म है, मद्यपान है, अल्कोहलिज्म है, महिला कल्याण, वीमेन वेलफेयर, बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर, उसके बाद वेलफेयर ऑफ SC/ST, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और अगला है गरीबी, पॉवर्टी। अब जब देखा जाता है कि मानिए कि इस पर हमको क्वेश्चन लिखना आसान होता है, लेकिन इस पर कितने योजनाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण संबंधी बहुत योजनाएं हैं, गरीबी बेरोजगारी से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं। तो अगर इस पर कंसाइड किया जाए, एक सामाजिक सुरक्षा और मैक्सिमम ये 5, तो उधर हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी देख सकते हैं, WPM देखेंगे, कोड देखेंगे, सोशल सिक्योरिटी देखेंगे, और इसमें 5 देंगे, ये छोड़ देंगे। अब है कि जब ट्रेड यूनियन का क्वेश्चन देखिएगा तो अब ये डिसाइड करना होगा कि बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जो ट्रेड यूनियंस में केवल ट्रेड यूनियन मूवमेंट और ट्रेड यूनियंस एक्ट या रिकॉग्निशन, लीडरशिप ये पढ़ लेते हैं और रेस्ट जो भी है उसको छोड़ देते हैं। तो वहां आप विगत साल के क्वेश्चन को देख करके और देखिएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहां जो सीक्वेंस है उसको लिख दिए। तो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का हम लोग सीक्वेंस देख लिए। उस सीक्वेंस से अगर पढ़ा जाए तो हमको ज्यादा मार्क्स आएगा, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। दूसरी तरफ कि ये समस्याएं जो है, चाहे प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे बेगरी हो, चाहे अल्कोहलिज्म हो, या ये सब जब लिख रहे हैं तो इसको क्रिटिकली लिखना चाहिए। आलोचनात्मक रूप से अगर लिखा जाता है, उसके धनात्मक पहलू को भी हाईलाइट किया जाए और लास्ट में कंक्लूड किया जाए कि यह समस्या है, नो डाउट, लेकिन इसके कुछ धनात्मक पहलू भी देखे जा सकते हैं। तो उसको अगर आलोचनात्मक या समीक्षात्मक अगर इसको लिखा जाए तो वैसी स्थिति में अंक अधिक आने की संभावना रहती है। तो ये हम लोगों का आगामी LSW सब्जेक्ट से जो BPSC मुख्य परीक्षा या CDPO की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए यह था रणनीति कि अगर इस तरह की रणनीति आप बनाइएगा तो कम मेहनत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अधिक अंक ला सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ